ठीक है, तो हम सबसे पहले किस टॉपिक को टारगेट कर रहे हैं जो आपके पास समरी राइटिंग की बेस बनाएगा। राइट, जरा चेक करते हैं हम अपने पास इसको। सबसे पहले व्हाट इज द टॉप मोस्ट थिंग राइट ओवर हियर। हमारे पास यहाँ पे अगर सबसे पहले टॉप पर देखें तो समरी के लिए ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। पहला, क्या टिप्स हैं हमारे पास या क्या ट्रिक्स हैं इन ऑर्डर टू राइट अ समरी। मैं कैसे किन चीजों को यूज करके समरी लिखूंगा। इसके अलावा कौन सी ऐसी मिस्टेक है जिसकी वजह से मेजॉरिटी बच्चों के मार्क्स अपने पास डिडक्ट हो रहे होते हैं। थर्ड, हमारे पास यहाँ पे एक बंदा जब एक समरी अटेम्प्ट करता है, व्हेन यू आर लाइक सपोज आप लोग अपने पास एक समरी अटेम्प्ट कर रहे हैं, सो व्हाट आर दोज थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि मैंने अपने पास किस पॉइंट को टारगेट करना है, या मैंने पैसेज किस तरीके से पढ़ना है, या मैंने क्वेश्चन को कैसे अपने पास चूज करना है। ये सारी चीजें हमारे पास आती हैं इसमें। अपार्ट फ्रॉम दिस अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास वो कौन सा एक पॉइंट है जिसको हमने अपने पास एक्सटेंड करके लिखना होता है, या फिर हमें अपने पास यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट को कितना ज्यादा एम्फसाइज करके पढ़ना होता है। ये कुछ चीजें हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाइल यू आर राइटिंग अ समरी। जरा चेक करो। सबसे पहली चीज जो आप लोगों के पास आती है दैट इज व्हाट, हाउ टू राइट समरी। तो पहले कुछ बेसिक स्टेप्स, आई नो यू ऑल नो अबाउट इट, बट थोड़ा सा शुरू में करते हुए हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला स्टेप, अगर आप पैसेज समझ गए ना क्या लिखा हुआ है, पैसेज की थीम समझ गए, लाइक ये पूरा पैसेज मेरे पास किस टॉपिक पर है। ठीक है, क्या ये मेरे पास एक करप्शन के ऊपर है, क्या मेरे पास ये बैगिंग के ऊपर है, क्या मेरे पास ये जू के ऊपर है, क्या ये एआई के ऊपर है। ये हमें जो थीम इसकी पता चल जाए तो लिखना बहुत आसान हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक दफा क्वेश्चन पढ़ के उस क्वेश्चन के की पॉइंट्स को पिक करना है, लेकिन कितने की पॉइंट्स आएंगे हर दफा आपको एक पिन पॉइंट में नहीं बता सकता। कुछ दफा ऐसा हुआ है दैट यू कैन गेट 15 पॉइंट्स, कुछ दफा ऐसा हुआ है यू गेट ओनली 6 पॉइंट्स। तो ये चीजें आपके पास, ये नंबर्स आपके पास बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। गेटिंग इट। नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है स्टेप थ्री। स्टेप थ्री कहता है कि आपने अपने पास लिखते हुए चीजों को रीफ्रेज करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल यू आर राइटिंग आपने अपने पास यहाँ पे क्या करना है। आपने अपने पास यहाँ पे आपने अपने पास यहाँ पे इसको यूज ऐसे करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा वर्ड लिखा है दैट यू कैन चेंज। कोई ऐसा वर्ड लिखा है दैट यू कैन चेंज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिखा है हैप्पी। यू नो वेरी वेल दैट हैप्पी का सिनोनियम होता है ग्लैड। हैप्पी का सिनोनियम क्या होता है? ग्लैड। तो ओके, वी कैन राइट इट। ओके, हम इसको लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने पास जितने वर्ड्स पॉसिबल हों हम उसको अपने पास रीफ्रेज करते जाएंगे। उससे क्या होगा, उससे आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी जो समरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा व्हाट डू आई मीन बाय कनेक्टेड फ्लो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। वाइल यू आर राइटिंग तुम्हें टेक्स्ट को बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना कि मेरे पास टेक्स्ट ए है, माय टेक्स्ट ए इज सेइंग दिस, माय टेक्स्ट बी इज सेइंग दैट। नो, यू हैव टू अवॉइड सच थिंग्स। तुमने बस अपने पास पॉइंटर्स को ऐसे लेके चलना है दैट यू आर राइटिंग समथिंग न्यू। या इमेजिन करो, तुम लोगों ने अपने पास नॉवेल्स पढ़ी होंगी, राइट? तो अगर तुम नॉवेल्स को एक दफा देखते हो, उसके बैक साइड पर इसकी समरी लिखी होती है। सही है, कुछ दफा उसकी कवर पे भी होती है बट ज्यादातर बैक साइड पर ही होती है। तो व्हाट यू हैव सीन इज कि उसकी बैक पे जो आपके पास समरी होती है, क्या उसमें लिखा होता है कि पेज नंबर दिस, पैराग्राफ दिस, लाइन नंबर दिस, ये आपके पास है? नहीं, कभी भी नहीं होता। वो एक प्रॉपर समरी होती है जिसमें सिर्फ उस स्टोरी का मेन सीन डिस्कस हुआ होता है ओवरऑल, कि तुम्हें बस ये चीज समझ आ जाए कि ये टेक्स्ट किस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर भी सेम काम करना है, यहाँ पर भी सेम काम करना है। ठीक है, यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। आखिरी चीज, स्टेप फाइव, कि आपने अपने पास जो भी लिखा, जो भी आपके पास यहाँ पे समरी है, इसको आपने अपने वर्ड काउंट के अंदर ही रखना है। सही है,
यानी बस इतना याद रखना, जो आपके पास ओरिजिनल टेक्स्ट है ना, दैट इज अराउंड, कोई आपके पास आता है, आई कैन से, वो अराउंड आपके पास कोई 550 वर्ड्स का होता है। ठीक है, कितने वर्ड्स का होता है? 550 वर्ड्स का। ठीक है, तो अगर ये 550 वर्ड्स का है, ये 550 वर्ड्स का है, सो द थिंग दैट वी हैव टू फोकस इज कि हमारे पास एक्चुअल में वी आर गोइंग टू राइट 150 वर्ड्स ओनली, राइट? तो ये 150 वर्ड्स का मतलब कि आपके ओरिजिनल टेक्स्ट का 1/3 है। क्या है? 1/3 है। ठीक है। अच्छा भाई, कुछ चीजें समझ लो, यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ अभी इसकी। सबसे पहली चीज, किन किन चीजों को ऐड करना है और किन चीजों को अवॉइड करना है, छोड़ देना है, ये समझो। पहला, किन डिटेल्स को ऐड करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मेन थीम से रिलेटेड हो, जो क्वेश्चन के अंदर हो, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्या हो? जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, किन डिटेल्स को आपने अपने पास छोड़ना है, वो कौन है? माइनर डिटेल्स, जिनकी जरूरत नहीं है, जो हो या ना हो बात एक ही है, उन पॉइंट्स को छोड़ दो। इन शॉर्ट, ऐसे पॉइंट्स जो आपकी डिमांड को स्ट्रांगली फुलफिल ना करें। एग्जाम्पल्स हो, एडजेक्टिव्स हो, नंबर्स हो, इनको छोड़ देना है, इनको यूज नहीं करना। एग्जाम्पल्स तो बिल्कुल भी नहीं। समरी में जस्ट इमेजिन यू हैव ओनली 150 वर्ड, तुम्हारे पास डिटेल ही कम पड़ रही होगी कि भाई, आई मीन डिटेल ही इतनी ज्यादा होगी कि तुम एग्जाम्पल देने अगर बैठ जाती हो, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू accommodate your example in your write-up. Why? क्योंकि ऑलरेडी इट इज 150, एंड इफ यू हैव लेट सपोज 10 पॉइंट्स, तो इन 10 पॉइंट्स को डेवलप भी तो करना है, इन 10 पॉइंट्स का फ्लो भी तो कनेक्ट करना है। तो ये सारी चीजें करते हुए वर्ड काउंट 2 मिनट में आपका आगे भाग जाएगा। तो इसीलिए हमें इन चीजों को एट फर्स्ट इग्नोर करना है। बट लेट सपोज नंबर्स कुछ ऐसे आ गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली आपको फिर उसको अपने पास यूज करना पड़ेगा। लेकिन उसका भी एक तरीका होता है, जरा इसको चेक करना। ये आपके सामने मैंने एक पैसेज रखा, ये आपके सामने मैंने एक पैसेज रखा, चेक करो क्या लिखा हुआ है। लाइब्रेरी हैज 50,000 बुक्स, प्रिंटेड सॉरी पेंटेड ब्लू वॉल्स एंड फ्री वाईफाई। ये पैसेज आपके सामने है। इस पैसेज को मैंने कहा, इसको जरा समरी इसकी बताओ क्या होगा, इसकी समरी क्या होगी। तो पहले तो नोटिस करो, क्या मुझे पेंटेड ब्लू वॉल से कोई काम है? ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मेरे राइटअप में? नहीं। क्या मेरे पास फ्री वाईफाई लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, क्या ये 50,000 बुक्स लिखना जरूरी है? ओके, वी कैन से यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट ही लग रहा है कि इतनी सारी बुक की क्वांटिटी है यहाँ पे। सही है। लेकिन फिर भी अगर मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड बताऊं, तो हमें नंबर लिखने की भी क्यों, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है दैट योर लाइब्रेरी ऑफर्स वाइड रेंज ऑफ बुक्स, या वाइड कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड न्यूमरस फैसिलिटीज। भाई, वाईफाई फैसिलिटी है ना, क्या सिर्फ वाईफाई ही देते होंगे, कुछ और नहीं देते होंगे? बिल्कुल देते होंगे। लेकिन हमने क्या किया, फ्री वाईफाई ही लिखकर आपको प्रोवाइड किया। तो इसमें हमने क्या सीखा, दैट यू कैन चेंज इट विद अ जनरलाइज वर्ड। जैसे वाईफाई एक फैसिलिटी है, हमने क्या बोला कि उसने न्यूमरस बुक्स दी, न्यूमरस बोला तो मतलब एक बड़ा नंबर तो होगा। पेंटेड ब्लू वॉल्स का जिक्र मैंने हटा दिया, जरूरी नहीं है। Remember, adjective, minor details, examples, numbers अवॉइड करने हैं। तो इसीलिए हमने इसको समराइज करके कुछ इस टाइप से लिखा। वाह, मुझे याद था। The library offers a wide collection of books and numerous facilities. पहले मुझे बताओ, ये वाली एग्जाम्पल समझ आई?
परफेक्ट। नेक्स्ट आते हैं। ये वाला देखो एक दफा। दो मैं करा देता हूँ, बाकी आप खुद से एक दफा ट्राई करें। दो मैं करा देता हूँ, बाकी आप एक दफा खुद से ट्राई करें। जरा देखो इधर, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? वैक्सीनेशन प्रिवेंट डिजीजेस सच एज polio, measles and flu. ओके, यहाँ पर जरा चेक करो, जो ये नेम्स लिखे हैं डिजीज के, क्या लिखना जरूरी है? नहीं। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि भाई क्या लिखा है, जनरलाइज स्टेटमेंट पढ़ो तो सही। इसमें लिखा है वैक्सीनेशन प्रिवेंट डिजीजेस, जैसे कि पोलियो, मीजल्स, फ्लू। क्या कोई दूसरी यहाँ पे डिजीज नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इनका यहाँ होना बहुत जरूरी है? नहीं। हटा दो। क्यों रखना है इसको? तुमने डायरेक्ट इसका जनरलाइज स्टेटमेंट लिखना है, दैट वैक्सीनेशन प्रिवेंट सेवरल डिजीजेस, या इसको भी अच्छा करके लिखा जा सकता है। ठीक है, या तुम इसको अपने पास प्रिवेंट भी लिख सकते हो, या तुम्हारे पास यहाँ पे इससे भी अच्छे वर्ड्स हैं, इसके सिनोनियम्स यूज कर लो, तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। तो इन शॉर्ट हम जो अपने पास लिख रहे हैं, उसको हमें जनरलाइज करके लिखना है। जरा एक दफा इसको अपने पास देखो। ये तुम्हारा स्टेटमेंट फाइनल होगा। ये तुम्हारा स्टेटमेंट फाइनल होगा। चेक करो इसको। वही जनरलाइज स्टेटमेंट है। क्या मैंने कोई यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी? नहीं। तो गलत हो गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये ज्यादा अच्छी स्टेटमेंट है। वर्ड काउंट भी बच रहा है, कंटेंट भी ज्यादा आ रहा है। सो दैट्स अगेन वेरी 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 गुड। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से करवा देता हूँ, ताकि फिर एक अच्छा क्वेश्चन तुम लोगों को देता हूँ करने के लिए। ओके, जरा पैसेज नंबर 3 को देखना। रीड करना एक दफा इसको। पैसेज 3 को एक दफा रीड करो। चेक करना क्या लिखा हुआ है। चेक करना क्या लिखा हुआ है। The teacher explained. The teacher explained photosynthesis using diagrams and experiments. Using diagrams and experiment. Okay. जरा चेक करो। जरा चेक करो क्या चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। Your teacher is teaching you. First of all, that is important. Okay. कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इसको भी हम नहीं हटा सकते, ये भी हमारे पास एक अच्छी डिटेल है। तो पहले चार वर्ड्स तो मैं नहीं रिमूव कर सकता, ये चीज तो क्लियर है। That your teacher is explaining you photosynthesis, that is again very 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 important to add on। लेकिन उसके आगे की स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है, यूजिंग डायग्राम्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मैं अगर तुम्हारे पास डायग्राम्स यूज करूं, एक्सपेरिमेंट्स यूज करूं, तो मैं एट द एंड ऑफ द डे मेरा एम क्या है, गोल क्या है? कि मैं तुम लोगों को बातें समझा सकूं, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकूं। ठीक है, तो क्या जरूरी है डायग्राम एक्सपेरिमेंट लिखना? नहीं। यू कैन चेंज इट। यू कैन चेंज इट, अपने ओन वर्ड्स में कर दो, रीफ्रेज कर दो इसको। तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, that the teacher explained the photosynthesis clearly। या फिर, या फिर that your teacher explained photosynthesis to build up the concepts। इस टाइप के भी तुम वर्ड लिख सकते हो, या टू बिल्ड अप रॉक सॉलिड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, या तुम ये भी लिख सकते हो, टीचर एक्सप्लेन्ड फोटोसिंथेसिस यूजिंग मल्टीपल रिसोर्सेस। तो ये भी तुम्हारे पास एक क्या हो जाएगा, ओन वर्ड्स का फीचर तुम्हारे पास यहाँ पे यूज हो जाएगा। राइट, तो देखो हमने क्या लिखा हुआ है, द टीचर एक्सप्लेन द फोटोसिंथेसिस क्लियरली। यप, तुम्हारे पास ये भी एक स्टेटमेंट हो सकती है। तो इन शॉर्ट तुमने सीखा क्या, कि मैं अपने दी गई एक पॉइंट को, एक आइडिया को किस तरीके से रिफ्रेज कर सकता हूँ। राइट, एक स्टेटमेंट आप लोग ट्राई करें। एक ये पैसेज 4 का स्टेटमेंट है, एक दफा ये स्टेटमेंट खुद से ट्राई करके देखें। एक दफा ये स्टेटमेंट खुद से ट्राई करके देखें अपने पास।
ट्राई टू रिस्पॉन्ड इन योर चैट, अपने पास चैट में इसका आंसर लिख भी दें तो दैट विल बी मच अप्रिशिएटेड. Okay, so let me see your responses now. Okay, okay. The Olympics were started in Greece, paused, and later revived. ठीक है, good one. Olympic was started in Greece, was discontinued. Okay, discontinued की spelling ठीक नहीं है. And then was again started. ठीक है. It is not that much good. Word count कम करना है, इससे तो word count बढ़ गया हमारा. हमें कोशिश करनी है word count को cut down करें. Okay, one more. Or just the Olympic began in Greece and was revived. Okay, this is a good statement. Very good. The Olympic was originated in Greece, ended and was resumed in the modern times. ठीक है, good enough. इसमें बस एक चीज तो हमारे पास मसला कर रही है, वो क्या है? that your Olympics were originated मतलब स्टार्ट हुए. ठीक है, देन एंडेड खत्म हो गए. हम अपने पास एंडेड का वर्ड यूज नहीं करेंगे. एंडेड का वर्ड ऐसे एम्फेसाइज करें कि बिल्कुल ही ना, मतलब उसको बंद कर दिया फिर कभी हुआ नहीं. सो वी कैन राइट इधर डिसकंटिन्यूड या फिर वी कैन राइट कि वो पॉज कर दिए गए थे, इस टाइप से लिख सकते हैं. ठीक है, जस्ट टू मेंटेन द फ्लो ऑफ योर सेंटेंस. सही. अब जरा इसको हम अपने पास देखते हैं कि किस तरीके से लिखा हुआ है. वी कैन, मुझे जो सेंटेंसेस यहाँ नजर आया दैट वाज क्वाइट गुड. दिस वाज द समथिंग दैट वी कैन राइट. ये हमारे पास सेंटेंस जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे वो ये था, that the Olympics were originated in Greece and were later revived. They were later revived, या they were later again continued. इस टाइप से भी हम लिख सकते थे. तो हमने बेसिकली किया क्या, that we started with कि ये हमारे पास कहाँ पे शुरू हुआ. We changed the begin with what originated and was restarted in modern times. Modern times लिखने का फायदा नहीं, तो हम अपने पास क्या लिखेंगे डायरेक्टली कि वो बाद में रिवाइव हो गया. क्योंकि अगर मैं लिखता हूँ दैट इट वाज लेटर रिवाइव, तो एक्चुअल में वो यही बता रहा है कि दैट इन द मॉडर्न टाइम्स इट वाज रिवाइव. सिंपल एज दैट. बस एक आखिरी स्टेटमेंट्स पे आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं हम अपने पास. दैट नेक्स्ट हमारे पास जो आता है व्हाट्स दैट, कि हमारे पास यहाँ पे कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना है. नाउ अगेन, ये चीज आप लोगों को भी पता है. अगेन मैं एक दफा आपके पास रिवाइज करवा देता हूँ इस चीज को. पहला, कभी भी ऊपर दिए गए सेंटेंसेस को उठाकर रिपीट मत कर देना. सही. पहली मिस्टेक, इस पे तो वो पक्का एक मार्क काट ही लेगा. सही है कि आपने कोई चेंज भी नहीं किया, डायरेक्टली वो सेंटेंस उठाया और नीचे कॉपी कर दिया. ना कोई डेवलपमेंट, ना ऑर्गेनाइजेशन, ना ही तुमने अपने पास कोई ओन वर्ड डाला. तो उस पे तो डेफिनेटली मार्क डिडक्ट होना बनता है. आगे, अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देना. पर्सनल ओपिनियन मतलब, पर्सनल ओपिनियन मतलब कि आप अपने पास लिख रहे हैं आई थिंक दिस कुड हैपन, आई थिंक इफ दिस वुड हैपन, तो ये नहीं होना चाहिए था. तो ये जो आपके आई थिंक वाले स्टेटमेंट्स होते हैं, यू हैव टू अवॉइड दीज स्टेटमेंट्स. सही. यू हैव टू बी वेरी पॉइंटेड. इतना ज्यादा पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है कि आपके पास यहाँ पे एक तो पहली चीज वर्ड काउंट बचे. वर्ड लिमिट इंतहा ज्यादा कम है. पहले 200 थी, अब क्या हो गई 150, कट डाउन कर दिया उसने वर्ड काउंट. तो वी हैव टू बी मोर कॉशियस अबाउट इट. ठीक है, इसीलिए हम अपने पर्सनल ओपिनियन को यहाँ पे यूज इतना ज्यादा नहीं करेंगे. राइट. अच्छा, आगे आ जाओ. आगे आ जाओ, इसको देखते हैं. चेक करना, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल आ गई. ठीक है, अगेन वही एक एग्जाम्पल. ठीक है. नाउ इस एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है. देयर वाज अ पर्सन शेक्सपियर. ठीक है, शेक्सपियर बहुत सारी नॉवेल्स लिखता है. सही है था. नाउ ही हैव रोट मेनी प्लेस एंड सम नेम्स ऑफ हिज प्लेस जो भी उसने लिखे हैं.
क्या जरूरी है मैं उसके इन सारे प्लेस को यहाँ मेंशन करूँ? नहीं। अगेन वही चीज, डिजीज वाली एग्जांपल यहाँ पे भी रिपीट कर लो। ये देखो, तुम यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिख सकते हो? दैट द शेक्सपियर रोट न्यूमरस प्लेस, या इवन अगर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो तो लेट मी टेल यू व्हाट एल्स यू कैन डू। तो अपने पास यहाँ पे इसको भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे तुमने मैनी का वर्ड तो ऑलरेडी चेंज कर दिया है, ठीक है। ओके, आगे आ जाओ। आगे आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, जरा चेक करना। नेक्स्ट हमारे पास ये आता है दैट टू व्हाट एक्सटेंड यू शुड ऐड अ स्पेसिफिक डिटेल। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आपके पास यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डिटेल है जो आपने अपने पास एड ऑन करनी है, जो आपने अपने पास क्या करनी है, एड ऑन करनी है, तो वो किस हद तक आपके पास यहाँ पे उसमें डालूं? क्योंकि देखो ये एक ना एक प्रॉपर क्वेश्चन है जो तुम लोगों के माइंड्स में बार बार आएगा। इवन जब तुम पेपर देने वाले होगे एक रात पहले भी तुम्हें ये चीज हो रही होगी कि भाई पेपर वन में ये जो समरी है, या पेपर टू में पेपर डायरेक्टेड राइटिंग है, इसमें मैं अपने पास क्या चीज लिखूं, एक पॉइंट है उसको कितना लिखना है, कितना छोड़ना है, ये तो मुझे आज तक समझ नहीं आया। ये तुम लोगों की थॉट होगी। ओके, नाउ लिसन, ये आज ही क्लियर कर लो, बेहतरीन हो जाएगा। सबसे पहला, अगर तो उसके अंदर उसकी कोर मीनिंग लिखी है तो आप उसकी कोर मीनिंग तक जाएंगे, सही है। किन डिटेल्स को उसमें से हटाना है, जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई चीज लेते हैं, उस पे से क्या रिमूव करते हैं, उसके ऊपर से जो उसके ऊपर डर्ट पार्टिकल्स होते हैं वो रिमूव करते हैं, वैसे ही आप जब एक पॉइंट लेंगे तो आप उस पॉइंट पर से उसका एक्स्ट्रा डेकोरेशन रिमूव कर देंगे, राइट। यानी जैसे ऊपर डिजीजेस वाली एग्जांपल थी, ऊपर शेक्सपियर की एग्जांपल थी, उसमें हमारे पास क्या थे, बहुत सारे एग्जांपल्स डाले हुए थे। ऊपर लाइब्रेरी की एग्जांपल थी, उसमें इंटरनेट, वाईफाई और 50,000 बुक्स एंड एक और ब्लू वॉल्स वाली एग्जांपल थी, वो भी लिखी हुई थी। तो वो सारी डेकोरेटिंग डिटेल्स कहलाती है, ठीक है। एक दफा अपने पास इस गोल्डन रूल को गो थ्रू करना। ऑलराइट, अच्छा भाई, अब जरा चेक करना क्या है गोल्डन रूल आपके पास, कि आपने अपने पास यहाँ पे डेकोरेटिंग डिटेल्स को रिमूव करना है, राइट। आज तक मैंने ये बात बोली है, लेकिन ट्विस्ट सुनो क्या है, चीजों को थोड़ा समझना है। कैसे? डेकोरेटिंग डिटेल निकालना जरूरी है, यस, आई एम नॉट डिसअग्रीइंग फ्रॉम इट, लेकिन इतना भी मत निकाल देना कि वो सेंटेंस का मतलब ही चेंज कर दे। अगर तो ऐसी डिटेल है जो आप जिसको निकाल दें तो वो आपकी सेंटेंस की डिटेल ही चेंज कर दे, मतलब बदल दे, तो उसको वहीं रहने दो। सही है, हम इतना ज्यादा चेंज नहीं करना चाह रहे। हम सिर्फ उसको क्या करना चाह रहे हैं कि ऐसा हो कि हम अपने वर्ड काउंट सेव करें, डेवलपमेंट भी कर लें, सब कुछ बिल्कुल बैलेंस लेके चले। ठीक है, बस ये चीज याद रखना। इसकी कुछ एग्जाम्पल करा देता हूँ मैं तुम्हें, जरा इस चीज को देखो क्या लिखा हुआ है। द राइट ब्रदर्स, एक सेकेंड, द राइट ब्रदर्स फ्लू द फर्स्ट एयरप्लेन इन 1903। ठीक है, अब जरा चेक करो, क्या इसमें कोई डिटेल हट सकती है? पहली चीज, जिसने उड़ाया उसका नाम भी आना चाहिए। यस, मैं किसी का नाम थोड़ी हटा दूंगा कि उसकी अचीवमेंट है, रिमूव हिज नेम, नो, दैट्स रॉन्ग। उसने अपना फर्स्ट प्लेन यहाँ पे फ्लाई किया इन दिस टाइम, तो यहाँ पे कोई ऐसी डिटेल है जो हटा दूं? क्या नंबर्स यहाँ पे हटा सकता हूँ? नहीं। इट इज अगेन इम्पॉर्टेंट, इट इज अगेन वर्ड अगेन इम्पॉर्टेंट, तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे ये सेम लिख देंगे। हाँ, कुछ चीजें आप चेंज जरूर कर सकते हैं। हो सकता है आप यहाँ पे लिखे हुए फर्स्ट एयरप्लेन या फ्लू इस वर्ड को सिनोनियम से रिप्लेस कर दें, तो दैट विल बी अप्रिशिएटेड। ठीक है, बट यहाँ पे इतना ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा कि आप कोई मेजर चेंज करें यहाँ पे, बिकॉज दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ सम स्टेटमेंट दैट इज बीइंग रिटन, ठीक है। अच्छा, एक और देखो, द ट्रेन वॉज पेंटेड रेड एंड हैड 12 कोचेस। ठीक है,
अच्छा, कोचेस क्या होता है? जो आपके पास कंपार्टमेंट्स होते हैं ना ट्रेन के, उसको कोचेस कहते हैं बाय द वे। क्या डिटेल यहाँ पे हट सकती है या क्या डिटेल चेंज हो सकती है? चेक करो। क्या यहाँ पे एडजेक्टिव हटाने से इस सेंटेंस का मतलब बदल रहा है? नहीं, नहीं बदल रहा, तो हटा दो। क्या 12 कोचेस की जगह अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं कि न्यूमरस कोचेस, मैनी कोचेस, तो चल जाएगा? हाँ चल जाएगा, तो ये भी हटा दो। ओके। तो यहाँ पे मेरे पास एक तो पेंटेड का वर्ड है, हेड भी है, तो यहाँ पे क्या मैं एंड की जगह सेमी कॉलन प्लेस कर सकता हूँ? यस कर सकता हूँ। तो यहाँ हो सके तो पंक्चुएशन यूज कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। देखो, इसका आपके पास सेंटेंस कैसा बन जाएगा? दैट योर ट्रेन वॉज पेंटेड, सेमी कॉलन, and had many coaches. And had what? And they had many coaches. Getting it? यहां तक की बात समझ आ रही है? एक आखिरी एग्जाम्पल ये जरा आप लोग ट्राई करें। एक आखिरी एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आप अपने पास ट्राई करें खुद से एक दफा। सी दिस। इस एग्जाम्पल को एक दफा अपने पास खुद से ट्राई करें एंड राइट योर आंसर। राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। अगेन मैं एक दफा उसको रीड करता हूँ, उसको देखता हूँ। ये वाला स्टेटमेंट बहुत केयरफुली करना है और अपने वर्ड काउंट कोशिश करो कट डाउन करने की, राइट? चलो जरा एक दफा ट्राई करो इसको। ओके। अच्छा भाई, ये हमारे पास हो गया। अब अगली चीज देख लेते हैं। अब जरा अपनी स्टेटमेंट्स को जो आपने अपने पास लिखी हैं, अब उन स्टेटमेंट्स को जो आपने अपने पास लिखा है उनको एनालाइज करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर योर स्टेटमेंट्स। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं स्टेटमेंट्स पढ़ लेता हूँ सारी। एक स्टेटमेंट है हमारे पास। The shopkeeper sells the perfume that was being caught in a drug case during a lab test. ओके, ठीक है, सही है। इसमें डेवलपमेंट भी नजर आई मुझे थोड़ी बहुत अपनी तरफ से। आगे इसमें क्या है? The shops is various kind of stationery and perfumes, but the drug was being caught in the perfume during test. Okay, good enough, ठीक है, सही है। This is also acceptable. परफ्यूम कंटेन ड्रग। ओके नाइस, ये भी सही स्टेटमेंट है। अच्छा, ये लैब को ना पूरा लिखो, सिर्फ लैब ना लिखो, पूरा लिखो। सही है। एवरीथिंग इज गुड इनफ। अब यहाँ पे देखो किन चीजों को हम कट डाउन कर सकते थे। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आप सबकी स्टेटमेंट मैंने रीड की। मैं एक छोटा सा एरर बता रहा हूँ, रिमूव कर दो तो अच्छा है, ना करो तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, जस्ट अ गाइडेंस फ्रॉम माय साइड। जरा चेक करना क्या लिखा है। देयर अ शॉपकीपर या अ शॉप sells perfume, rub cork, and pencil, and a pen, and etc. But the drugs was being caught. The drug was being found during a lab test of a perfume. मुझे बात बताओ, जो नीचे डिटेल है इम्पोर्टेंट वही है? क्या डिटेल जो इम्पोर्टेंट है वो परफ्यूम से रिलेटेड है? ओके। क्या मैं अगर रब कॉक, पेंसिल, पेन इन सबको हटा दूं तो क्या ये चीज सही रहेगी? बिल्कुल सही रहेगी। क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा मेरी स्टेटमेंट में? नहीं पड़ेगा। लेकिन वन क्लेवर थिंग दैट आई हैव सीन फ्रॉम योर साइड वाज कि आपने मेंशन किया कि वो अपने पास वेरियस न्यूमरस या वी कैन से मेनी स्टेशनरी जो वो अपने पास सेल करता था, तो वो आपने लिखा, तो ये चीजें उसमें कवर हो गई। दैट इज अगेन अ गुड मूव फ्रॉम योर साइड। दैट इज अ गुड मूव फ्रॉम योर साइड। ठीक है, तो अगर इसको रिमूव कर दें तो भी कोई मसला नहीं, इसकी जगह सिर्फ स्टेशनरी लिख दें तो भी कोई मसला नहीं।
ठीक है, अगेन एक्सेप्टेबल है, आपने वर्ड काउंट तो अपना कम कर लिया ना इससे। एंड आखिर में हमने ये बता दिया कि एक लेबोरेटरी टेस्ट में हमें ये पता चला, तो इसको हम मजीद किस तरीके से लिख सकते हैं, या मैंने कैसे लिखा है इसको, दैट अ ड्रग वाज बीइंग फाउंडेड या ड्रग वाज बीइंग कॉट ड्यूरिंग अ laboratory test of a perfume that was being sold by the shopkeeper, या that was being sold by a shop। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी स्टेटमेंट आ गई। अगेन नो सच थिंग्स, आपने जो लिखा है वो भी बिल्कुल ठीक है, किसी की स्टेटमेंट में कोई मसला नहीं है। ओके, दैट्स द थिंग। अच्छा, ये लास्ट वाला इग्नोर करना, ये किसी और लेक्चर में बता रहा था मैं। बताओ, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है, ये वाला डॉक्यूमेंट पूरा 100% समझ आया? यस और नो? ओके, गुड इनफ। आ जाओ नेक्स्ट। ये वाली हमने अपने पास डॉक्यूमेंट को कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम अपने पास देख लेते हैं इसका एक डिटेल वर्जन। आ जाओ। अच्छा, वो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया था, ये वाला भी शॉर्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं आपसे बस पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, वहां पे आपकी बेस बनाना जरूरी था, ये समझाना जरूरी था कि कैसे आप अपने वर्ड को कट डाउन करेंगे, ये चीजें समझना जरूरी था। ओके, अब जरा इसको हम अपने पास थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक डिटेल्स। स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक डिटेल्स। अच्छा भाई, जरा देखना क्या लिखा हुआ है। समरी राइटिंग आपके पास किसका पार्ट है? पेपर वन का। अच्छा, मैं बार बार ये क्यों बता रहा हूँ कि पेपर वन का पार्ट है या पेपर टू का है, क्योंकि देखो आपका जो पिछला सिलेबस था ना, कुछ बच्चे वो सिलेबस देखकर भी अभी बैठे हुए। ठीक है, आई हैव सीन दिस एज वेल, कि उनका ये क्वेश्चन होता है कि सर ये तो पेपर टू का पार्ट था, अचानक से पेपर वन कहाँ से गया? सिलेबस चेंज हुआ है आपका। सो उसमें पेपर वन में शिफ्ट कर दिया है कुछ चीज़ों को, जो रीडिंग का मटेरियल ज़्यादा है जहाँ पे, वो सब किधर डाल दिया? पेपर वन में। पेपर टू में सब राइटिंग ही राइटिंग है, तो उसको भी देखना अपने पास। ठीक है। अच्छा, टोटल मार्क्स क्या है? 25, लेकिन ट्विस्ट सुनो, इस 25 में से 20 मार्क्स समरी के हैं, 5 मार्क्स आपके शॉर्ट रिस्पॉन्स के हैं, जो आप अपने टेक्स्ट को यूज करके ही लिखेंगे। इस 20 मार्क के 10 मार्क, 10 मार्क का रीडिंग राइटिंग बोथ। ठीक है, 10 मार्क आपके पास रीडिंग के भी हैं, 10 मार्क आपके पास राइटिंग के भी हैं। ओके। अच्छा भाई, आगे देखो, ये जो आपके पास शॉर्ट रिस्पॉन्स है, ये जो आपके पास क्या है? शॉर्ट रिस्पॉन्स है। इसकी क्या लॉजिक है? आओ जरा देखते हैं इसकी लॉजिक को। शॉर्ट रिस्पॉन्स बेसिकली आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें वो आपसे क्या कहेगा कि भाई लेट सपोज आपके पास एक इंटरव्यू हो रहा है। ठीक है, आपके पास क्या हो रहा है कि इंटरव्यू हो रहा है, एंड द इंटरव्यूअर इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन। आपसे इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा। अब उस वक्त आपको अज्यूम करना है कि आप कोई रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी है। क्या मतलब? मतलब ये, लेट सपोज अभी रिसेंटली उठा लेते हैं, एक जू का आया था। सही है, टेक्स्ट क्या था? जू के रिलेटेड था। एंड उसके अंदर उसने कहा लेट सपोज यू आर अ जू ओनर, या वो कहेगा लेट सपोज यू आर समवन हु जस्ट विजिटेड द जू, व्हाट आर योर रिव्यूज ऑन इट। या वो इससे रिलेटेड आपके पास एक स्टेटमेंट देगा और बोलेगा कि आप अग्री करते हैं, अपनी बात को एक्सप्लेन करें। तो ये आपके पास शॉर्ट रिस्पॉन्स है, जिसका टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 6 मार्क्स होते हैं। एंड इन 6 मार्क्स, सॉरी 5 मार्क्स को लेने के लिए आपने 6 पॉइंट्स अपने पास लिखने होते हैं। 6 पॉइंट्स आपने अपने पास लिखने होते हैं। सही। अच्छा, लेट सपोज आपको 6 पॉइंट्स नहीं मिल रहे, 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो वो भी कंप्लीटली फाइन है। लेकिन मेक श्योर कि जो भी पॉइंट मिले वो कहाँ से हो भाई? टेक्स्ट या पैसेज में से हो। टेक्स्ट या फिर पैसेज में से हो। ठीक है, आगे आ जाओ। पेपर वन का पैटर्न सुन लो एक दफा। पेपर वन का पैटर्न सुन लो एक दफा कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्योंकि अभी पता नहीं, एक महीना रह गया ना तुम लोग के पेपर में सिर्फ। या तो जरा देखो, पेपर वन में सेक्शन ए दो चीजों का होता है, कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटर्स क्राफ्ट। सेक्शन बी आपके पास समरी एंड शॉर्ट रिस्पॉन्स का होता है। ऐसे ही है। आगे आ जाओ। टेक्स्ट ए टेक्स्ट बी, दो टेक्स्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं।
जिनमें से सेक्शन ए आपके पास टेक्स्ट ए से अटेम्प्ट होता है, सही है। और सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस होते हैं? दो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन टू। आगे क्वेश्चन थ्री आपके पास होता है आपकी समरी से रिलेटेड, वो आपका सेक्शन बी कहलाता है। सेक्शन बी जो भी है टेक्स्ट बी से अटेम्प्ट होगा। ओके, आगे आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास आता है समरी राइटिंग का टास्क। अब ये थोड़ा बेसिक सा है, ये सुन लो अगेन। जो भी आपके पास टेक्स्ट आ रहा है वो अराउंड कोई 550 to 600 वर्ड्स का है, सही। यानी आपका लिखा हुआ उस टेक्स्ट का वन थर्ड होगा। आपको जो भी टेक्स्ट मिलेगा वो आपकी रीसेंट कोई भी चीज होगी उससे मिलेगा। एंड जस्ट लेट मी गिव यू सम हिंट। आपका पेपर 6 मंथ्स पहले बनता है, राइट? तो 6 मंथ्स पहले जो आपकी ट्रेंडिंग न्यूज होगी या कोई ऐसा टॉपिक जो आपके पास काफी ज्यादा वी कैन से इन होगा, वो आपके पास हो सकता है आपको मिल जाए। जस्ट लाइक आपके पास यहाँ पे ज्यादातर वो किसको टारगेट करता है, जो मैंने नोटिस किया है मैं वो बता रहा हूँ। वो ज्यादातर आपको नेचर से रिलेटेड टारगेट कर रहा होता है, या वो जू से रिलेटेड दे देगा या वो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड दे देगा। तो इस टाइप के आपके पास ज्यादातर टेक्स्ट आ रहे होते हैं समरी के, ठीक है। तो उसको भी देख लेना। लास्ट आपके पास यहाँ पे क्या है कि आपके पास दिए गए जो भी पैसेज होंगे वो फिक्शनल भी हो सकते हैं या नॉन फिक्शनल भी हो सकते हैं। अच्छा भाई, फिक्शनल नॉन फिक्शनल मतलब, फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल का मतलब ये कि या तो वो आपको कोई शॉर्ट स्टोरी भी दे सकता है, कोई आर्टिकल, ब्लॉग, बायोग्राफी, ट्रैवल लॉग, एड, ड्रामा, प्रोज, कुछ भी दे सकता है। अभी तक उसने ऐसे कोई हरकत नहीं की, उसने सिर्फ अपने पास एक जनरलाइज टेक्स्ट दी है। लेकिन ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ओके, आगे देखो। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जिसपे मैं अभी आया हूँ। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है जिसपे मैं अभी आया हूँ। सुनो इधर। आपके पास इन टोटल 3 तरीके के एरर हैं। आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन मेरे ख्याल से तुम लोगों को ही बताया था या पता नहीं कौन था जिसको मैंने बताया था कि समरी के अंदर मार्क्स उठाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। चाहे आपकी समरी किसी आसान टॉपिक पर हो या मुश्किल टॉपिक पर हो, ये 3 एरर ऐसे हैं, ये 3 एरर ऐसे हैं जो आपके पास 100%, कोई भी बच्चा बिना प्रेपरेशन के कर रहा है वो 100% ये तीनों अपने पास करेगा। जरा सुनना क्यों। पहली मिस्टेक है आपके पास EOI, एरर ऑफ इलस्ट्रेशन। आप अपने पास एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब मैं बताता हूँ ये गलती क्यों होती है। क्योंकि आप लोग अभी कुछ टाइम पहले डायरेक्टेड राइटिंग करके आ रहे हैं, ऐसा ही है। डायरेक्टेड राइटिंग में तुम लोगों ने ये देखा कि एग्जाम्पल्स देनी है, उस पर फोकस करना है, अच्छी एग्जाम्पल देनी है, केस स्टडीज देनी है, ये सारी चीजें भी तुम लोग देख कर आ रहे हो, राइट? अब यहाँ पर वही चीज आप लोगों के माइंड में पूरे तरीके से चल रही होती है कि हमने अपने पास एग्जाम्पल्स देनी है, ठीक है। अब तुम लोग जब समरी लिखने आते हो तुम लोग अगेन एग्जाम्पल ही दे जाते हो, और एग्जाम्पल देना एक एरर है समरी के अंदर, इसको अवॉइड करना। उसके अलावा यू हैव अ एरर ऑफ रिडंडेंसी। क्या मतलब? अगेन पॉइंट्स को रिपीट करना। ये चीज तो डायरेक्टेड राइटिंग में भी बिल्कुल सेम है। पॉइंट्स को रिपीट ना करो, पॉइंट्स को रिपीट ना करो, पॉइंट्स को अपने पास सेम पॉइंट्स है ना, सेम पॉइंट्स है ना, उनको क्या करो, उठा के क्लस्टर कर दो, मर्ज कर दो, साथ में यूज करो, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, ठीक है। लास्ट आपके पास कौन सा एरर है? दैट इज अ एरर ऑफ इररेलेवेंस। क्या मतलब? क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है आपके पास यहाँ पे एक पर्टिकुलर जू में, एक पर्टिकुलर जू में एनिमल्स को उनका रिक्वायर्ड हैबिटेट नहीं मिल रहा, उसके ऊपर आपने अपने पास समरी लिखनी है। एंड लेट सपोज कोई बच्चा इतना अच्छा है, उसने अपने पास क्वेश्चन को ही अवॉइड कर दिया, उसने टेक्स्ट को समराइज कर डाला, उसने लिख दिया कि हमारे पास यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट है एनिमल्स की स्पीशीज को बचाना, बिकॉज दे आर गेटिंग इंडेंजर्ड, एक्सटेंट हो जाएंगे। तो भाई ये लिख भी दो, इम्पोर्टेंट जरूर है,
पूरे टेक्स्ट के लिहाज से, क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यानी वो पॉइंट्स दैट आर स्पेसिफाइड इन योर टास्क, अगर आप वो ना लिखें तो आपको उसके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये 3 एरर हैं जिनको आपने अपने पास समझना है, इसको फॉलो करना है, सही मतलब इनको अवॉइड करना है। ओके, ओके, वी आर डन विद इट, वी आर डन विद इट। एक आखिरी चीज है, देखो कोई भी टॉपिक खत्म करने से पहले हम उसके ऊपर छोटी सी टिप्स दे देते हैं, राइट? वैसे ही जरा थोड़ी सी समरी के लिए भी टिप्स ले लो। जब तुम समरी लिखो, टास्क जरूर पढ़ लेना, किसके ऊपर समरी लिखनी है, अपनी दी गई रिक्वायरमेंट्स को किस तरीके से, यानी पॉइंट्स को, टास्क को किस तरीके से नैरो डाउन करना है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। जब तुम अपने पास टेक्स्ट को पढ़ रहे हो ना, कोशिश करो उसी पे वर्किंग करो, उसको एनोटेट करो, उसके ऊपर अपने पास हाईलाइट कर लो उसको। ठीक है, उसके अलावा आपके पास यहाँ पे अपने दिए गए टेक्स्ट को क्लस्टर करो। ठीक है, यानी जो तुम अपने पास पॉइंट ले रहे हो ना, उस पॉइंट को देखो, अगर सेम है क्लस्टर कर लो, अगर अलग अलग है तो फिल्टर कर लो। तो इस तरीके से अपने पास इसका काम करो। यहाँ पे आपको आपके 10 मार्क्स रीडिंग के इस पे मिल जाएंगे। ठीक है, आपके 10 मार्क्स आपको यहाँ पे रीडिंग के मिल जाएंगे। आ जाओ राइटिंग के 10 मार्क्स पे। राइटिंग के 10 मार्क्स कैसे मिलेंगे भाई? सबसे पहला, आपने अपने पास अराउंड 7 to 8 कोई अच्छे ओन वर्ड्स यूज करने हैं। जस्ट इमेजिन 150 में से 7 to 8 मिनिमम, 7 to 8 मिनिमम आपने अपने पास यहाँ पे इनको यूज करना है। लास्ट, सेकंड लास्ट, स्ट्रक्चरल वैरायटी का तुम लोगों को बहुत क्वेश्चन रहता है, कितने यूज करूं, कौन से यूज करूं, ये रहे सामने। ट्रांजिशन वर्ड यूज करना है, जितना पॉसिबल हो उतने। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जितने पॉसिबल हो। जेरेंड्स एटलीस्ट 2 तो यूज कर लो। सेमी कॉलन भी आपके पास फ्लो में बहुत सारे यूज हो सकते हैं, अगर कभी हो कि ना यूज हो पा रहे हो तो भी उसको छोड़ दो, कोई मसला वाली बात नहीं। ठीक है, ट्राई करो स्ट्रक्चरल वैरायटी यूज करो, क्योंकि उससे आपका ग्रामर का एरिया स्ट्रांग नजर आता है एग्जामिनर को, तो उससे आपके एक स्ट्रांग इंप्रेशन भी जाएगा, राइट? लास्ट आपके पास क्या है, किस पे चेक रखना है हमें? वर्ड काउंट के ऊपर। वर्ड काउंट का चेक देखो, मैं तुम्हें एक छोटी सी टिप देता हूँ कैसे करना है। यू कैन डू इन दिस मैनर कि आप अपने पास यहाँ पे एक लाइन में अपने वर्ड्स देखो, तुम मैक्सिमम कितने वर्ड्स लिख रही हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो जब मैं अपने पास यहाँ पे किसी बुक वगैरह पे लिख रहा हूँ या अपने नोटबुक्स के अंदर यूज करता हूँ, तो मैं एक लाइन के अंदर 6 वर्ड्स या 7 वर्ड्स मैक्सिमम लिखता हूँ। ये मेरा अपने पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड, मुझे पता है कि मैं इतने ही वर्ड लिखूंगा एक लाइन में। ठीक है, या आप लेट्स सपोज आपकी राइटिंग हैंड राइटिंग थोड़ा सा साइज बड़ा है तो आप 5 वर्ड्स लिख रहे हैं, साइज छोटा है तो आप 8 वर्ड्स लिख रहे हैं। इस तरीके से अपने पास फिक्स करो। और हाँ, एक और बात, अभी पहले इसको कंप्लीट करूँ फिर बताता हूँ, कि अगर आपके पास लेट्स सपोज इसमें 7 वर्ड्स हैं, तो मल्टीप्लाई बाय योर लाइंस, मल्टीप्लाई बाय योर लाइंस, तो उससे आपको डायरेक्टली पता चलता जाएगा कि हाँ मैं इतने वर्ड्स पे हूँ। और जब आप क्लोज पहुंच जाएं अपने वर्ड काउंट के, लाइक अबाउट 130 या 140 वर्ड्स, तो बस अब एंड करने की तरफ जाना, आखिरी के 20 वर्ड्स एंड करने की तरफ जाना। सही है। लास्टली मेरी एक बात सुनना, कभी भी ये मत करना, बहुत बुरी लगती है ये हरकत, कि आपके पास यहाँ पे आ रहा है कोई वर्ड, लाइक लेट्स सपोज मैंने यहाँ से शुरू किया लिखना, मैंने कहा मैं अपने पास यहाँ पे लाइन के बिल्कुल एंड से लिख रहा हूँ क्या, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वेशन का आधा यहाँ पे आया है, आधा रह गया। अब मैं ये नहीं करूंगा कि मैं इस तरीके से यहाँ पे एक डैश डालूं, यहाँ पे डाल दूं एक डैश, एंड मैं यहाँ पे TION लिखूं, बहुत ऑड लगता है, बहुत ऑड लगता है। ऐसे मत करना, इट इज वेरी बैड। ठीक है, अगर लेट सपोज यहाँ पे देख के पता चल जाता है मेरे पास ये वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा, तो यू कैन जस्ट डू वन थिंग, इस पूरे को सेकंड लाइन में लिख लो, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। सो दिस इज योर समरी राइटिंग जो हमने अपने पास आज कंप्लीट किया। मुझे बताओ, समरी राइटिंग समझ आई तुम लोगों को? कोई मसला तो नहीं है इसमें?